नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम चर्चा करेंगे यूपी बजट को लेकर के। 8 लाख करोड़ का बजट है, देश के सबसे बड़े राज्य का बजट है, उसके ऊपर चर्चा होनी ही चाहिए। बजट में क्या देखा जाना चाहिए, कैसे देखा जाना चाहिए, और अब तक के बजट कैसे रहे हैं, और आदर्श बजट क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये सवाल हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, पैनलिस्ट हमारे साथ में हैं, प्रोफेसर दीपक मलिक जी, उन्हीं से ये सवाल मैं करूंगा। उनका बहुजन संवाद में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे जो होस्ट हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, उसके बाद में हम उनकी टिप्पणी लेंगे। हमारे साथ में वैभव त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। जो अभी तक मेरा सवाल ये है मलिक साहब, जी। कि उन्होंने जो है अखिलेश जी ने कह दिया तो ये तो ढोल है, जैसे ढोल होता है, बहुत बड़ा ढोल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, केवल पोलम पोल है इसके अंदर। और जो शिवपाल जी हैं, उन्होंने भी इसे दिखावे वाला बजट कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये तो महा महा घोटाला है। दिखावे वाला बजट जो है माता प्रसाद पांडे जी ने कहा है। कांग्रेस ने भी इसी तरीके की टिप्पणी की है। तो अर्थशास्त्री जी। के तौर पर आप इस बजट को कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें ये दावा किया गया है कि हमने रिसर्च के ऊपर बड़ा पैसा दिया है, 23% दिया है। अब 23% रिसर्च पे अगर कोई सरकार दे रही है, ये बहुत अद्भुत बात है। और 11% किसानों के लिए दिया है। यूपी के अंदर जी। जो आबादी है, अभी भी 70% से ज्यादा आबादी तो किसानों के ऊपर आश्रित है। उनके लिए 11% दिया है। कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है 6% दिया है। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, युवाओं को जो अवसर रोजगार का देने के लिए उसका कोई प्रबंध नहीं है। और अखिलेश जी ने कह दिया ये तो सेकंड लास्ट बजट है, और अब तो बस रुक जाइए, हम बजट लेके आएंगे। आपकी टिप्पणी प्रोफेसर दीपक मलिक साहब। मैं समझता जी। मैं समझता हूँ कि बजट के दृष्टि से इसमें कुछ जो कमेंट आए हैं कि ये एक बड़ा भारी ढोल है, इसमें घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। लेकिन उन घोषणाओं की नंबर वन, एक बजट में एक प्रश्न बहुत बार बार उठता है कि ठीक है आपने घोषणा कर दी, लेकिन उसका रिसोर्स आप कहाँ से करेंगे, आप कहाँ से उसको उसका फंडिंग करेंगे। तो ये बजट में कभी आता नहीं है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग जिस तरह से करते हैं कि पूरा हिसाब किताब देख के अंत में लिख देते हैं कि एकदम सब ठीक ठाक है, तो वो 2 लाइन वाला मामला बजट बनता है। लेकिन कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, आप ओवरड्राफ्ट लेंगे कि नहीं सेंटर से, आपको फाइनेंस कमीशन जो पिछला रहा है उसने कितना पैसा दिया है, आपको बाकी हमारे हिंदुस्तान में लगभग जितने गैर भाजपाई स्टेट हैं उन लोगों ने इस प्रश्न को लगातार उठाया है कि, और उसमें वो झेल भी रहे हैं बहुत बुरी तरह कि उनसे केंद्रीय सरकार अलॉटमेंट में, बजट एलोकेशन में काफी डिस्क्रिमिनेशन करती है, उनके यहाँ कुछ देती नहीं है। और ख़ास तौर से बीच-बीच में जैसे बंगाल में वहाँ पर साइक्लोन प्रभावित एरिया भी बहुत ज़्यादा है। केरल में भी साइक्लोन वगैरह इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं, दुर्घटनाएँ होती रहती हैं जिसमें एक पैसा नहीं दिया इन्होंने। तो अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ ये सब बातें हैं कि आप बजट बनाते हैं, लेकिन नंबर 1 इस बजट की फंडिंग कहाँ से होगी? दूसरा, आप बजट को जब तक फाइनेंस कमीशन से जोड़ के ना देखा जाए तब तक कुछ समझ में आता नहीं है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन में अभी भी लगभग 43% करीब स्टेट को मिलता है, जिसकी तमाम जो हमारे सूबे हैं, जो जो गैर भाजपा सूबे हैं, मेरे ख्याल से भाजपा सूबे वाले भी मन में तो यही सोचते होंगे, वो भी कहीं न कहीं इस तरह की बात उठाएँगे भी शायद बाद में कि 50% कम से कम हम लोगों को मिलना चाहिए। कई बातें उसमें बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं जिसका आपने भी ज़िक्र किया कि कृषि पर जो उनका दबाव, मनरेगा पे मैंने देखा, मनरेगा में जितना पैसा इन्होंने दिया है कुछ 5,000 करोड़ के करीब,
तो उससे 4 गुना ज्यादा तो सर्व शिक्षा अभियान में दिया है, जो लगभग एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट किस्म का प्रोग्राम होता है, वो स्कूल कॉलेज खोलने का भी नहीं होता है। तो ये जो इन्होंने एक तौर से पूरे तरह से जो समाज में जो हिस्से हैं जिनको एक उनको करना चाहिए, एलोकेशन करना चाहिए, फंडिंग की एलोकेशन की जरूरत हो, उनको तो पूरी तौर से इन्होंने नजरअंदाज किया है। और अंत में बजट स्पीच में वो कहते हैं क्या, पावर्टी, कि ये हम जो बजट दे रहे हैं ये पावर्टी, एक मिनट में हमारे खन्ना जी का ही शब्द में बता दे रहा हूं, पावर्टी रिमूवल अभियान है, पावर्टी। इसी तरह का नारा एक जमाने में श्रीमती गांधी ने भी दिया था, गरीबी हटाओ का। खैर गरीबी हटाओ क्या हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन इस तरह के नारे जो आते हैं कि हम ये एंटी पावर्टी अभियान चला रहे हैं, और उसमें जो जो पूरा पूरा अभियान का जो पूरा पूरा रुझान रहता है वो कुछ दूसरी तरफ रहता है। दूसरी बात कि अभी अभी जो कुंभ हो रहा था, तो उस समय हमारे बड़े आराध्य, बड़े ही संत शिरोमणि, महंतों के शीर्ष योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमारा तो उत्तर प्रदेश में ही 1% हमारा जीडीपी बढ़ गया। नंबर 1, जीडीपी का आंकलन कभी भी किसी सूबाई स्तर पर नहीं होता है, देश के स्तर पे होता है। नंबर 2, अगर यही कहें तो शायद भाई ईद के वक्त में भी शायद जीडीपी ऊपर चला जाता होगा, क्रिसमस के वक्त में भी चला जाता होगा। अभी हम दक्षिण भारत के टूर में थे, हमें पता नहीं था कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़े ईसाइयों का भी अपना पिलग्रिमेज है, उनका उनके उनके तीर्थ, उनके तीर्थ बने हुए हैं। उनका तीर्थ यरूशलेम तो है, जो यहाँ से दूर है, हवाई जहाज से जाना पड़ेगा, लेकिन भारतवर्ष के भीतर भी है, और उसमें लगभग जैसे कुंभ की भीड़ है, लाखों के लोगों को देखा मैंने आते हुए जाते हुए। वो इत्तेफाक से मुझे पता भी नहीं था, वो हमारे टैक्सी ड्राइवर, हम तंजौर की ओर जा रहे थे दक्षिण भारत में, तो उन्होंने कहा कि रात बिताने के लिए आप यहाँ रह जाइए। ये पता भी नहीं था कि ऐसी कोई जगह है। तो क्या जीडीपी बढ़ जाएगा? वहां भी तो लाखों लोग इकट्ठा हो रहे थे, जीडीपी बढ़ जाएगा। तो ये जो इस तरह के क्लेम हैं कि इससे जीडीपी बढ़ जाएगी, मैं समझता हूँ बड़ा हास्यास्पद है। और दूसरा ये है कि अगर यही तरीका है जीडीपी बढ़ाने का, तो फिर बाकी काम हम छोड़ दें, फिर हम यही आज कुंभ करें और 10-5 और कुंभ करवा लें यहाँ पर, और भी कुछ इस तरह के आयोजन करा लें जिसमें ज्यादा खर्च हो, ज्यादा लोगों को इनवाइट किया जाए, खर्च हो, रेलवे का खर्च हो, उनके पेट्रोल का खर्च हो, उनके पैदल आने का खर्च हो। दूसरी बात, एक बात है कि एक जो इस सरकार की का एम्फेसिस जो दिखलाई पड़ता है कि उन्होंने कहा है कि साहब हम पर्यटन पर, धार्मिक पर्यटन पर बड़ा जोर देंगे, तीर्थ यात्राओं पर जोर देंगे, वगैरह वगैरह, जो भी हो। सवाल ये है कि तीर्थ करने का जो एक मकसद रहा है, जो उसका उसकी जो इस तरह से उसका महात्म्य बढ़ता था, वो था कि लोग पैदल जाते थे, या लोग अपनी अपनी जो कुछ क्षमता होती थी उसके अनुसार जाते थे और वहां तीर्थ करते थे। कुंभ में भी ज्यादातर लोग पैदल आए हैं, ज्यादातर लोग बसों में आए हैं, ज्यादातर लोग ट्रेनों में आए हैं, बड़ी कारों में कम लोग आए हैं, लेकिन कारें अब चूंकि बढ़ गई है, मध्यम वर्ग की एक ताकत बढ़ी है, थोड़ी तो कारें बढ़ी हैं। लेकिन ये है कि तीर्थ का मतलब यही होता था। भाई कंवरिया जो है वो क्यों पैदल ही चलते रहते हैं? यूरोप में भी होता है ऐसा, यूरोप में भी बाकायदे वो तीर्थ के मामले में तो वो एकदम पैदल ही चलते हैं, वो भी पैदल चलते हैं यूरोप में। तो ये जो है कि आप तीर्थ का जो मतलब है उसको हटा के आप टूरिज्म वहां कर रहे हैं, और इस टूरिज्म को आप अपना मुख्य, जैसे कहते हैं, व्यवसाय बना रहे हैं। तो ये तो पूरे के पूरे बजट और जो पूरी पूरी इकोनॉमी है उसके स्ट्रक्चर को बदलना हुआ ना। हम इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात कहेंगे, कहते थे कि दुगना हो जाएगी आमदनी सबकी। हम कुछ इंडस्ट्री वगैरह की भी बात करेंगे इसकी। हमारे इत्तेफाक से उत्तर प्रदेश में
मैं कहूँगा कि वो उत्तर प्रदेश का अपना डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि नोएडा वहाँ पर दिल्ली के आस-पास पड़ता है। तो इसलिए उस इलाके में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एक जगह बनी है, एक स्पेस बनी है। अदरवाइज़ हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा नमूना था एक ज़माने से, एक लंबे पिछले 70-80 100 साल से लगभग, कानपुर टेक्सटाइल का सबसे बड़ा केंद्र था, शुरुआती कारखाने खुले। वो तो बीमार, वो तो पूरा शहर बीमार हो गया है। उनके लेदर लेदर इंडस्ट्री उनकी बीमार हो गई है, सब कुछ बीमार हो गया है। तो जो कुछ थोड़ा बहुत बना है वो दिल्ली के सहारे, चूँकि दिल्ली एक ये सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी जब से बनी पिछले 50-60 साल में, तो दिल्ली केंद्र बन गया कॉर्पोरेट सेक्टर का। पहले तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास ये सब केंद्र बनते थे, लेकिन दिल्ली बन गया केंद्र इसलिए कि लोगों को लगा कि हमको लाइसेंस लेने में, बाकी काम करने में, यहाँ कारखाना लगाएँगे तो यहाँ ज़्यादा आराम होगा। अब जी मारुति का पहला कारखाना हरियाणा में लगा। तो ये जो ये है, ये तो दिल्ली के डेवलपमेंट का स्पिल ओवर है, जैसे कहते हैं वो छटक के आ गया है, उनको मिल गया है। तो हम समझते हैं कि ये एक एक खास किस्म का अभियान है जो मैं देख रहा हूँ। दूसरी बात एक चीज़ है, हमको समझ में नहीं आता है कि जी इसको हम योगी जी का बजट कहें या विश्व हिंदू परिषद का, उसमें कुछ बहुत कुछ दिखलाई पड़ रहा है। ये मथुरा और उसके निकट बांके बिहारी मंदिर और भी महाभारत सर्किट और विदुर, इस तरह की चीज़ों को जो बनाने का पूरा उस पे अलॉटमेंट हो रहा है, उस पे बाकायदे एलोकेशन हो रहा है, बजट का एलोकेशन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि एक तो नॉर्मल ढंग से जो हमारा जो एक इंक्लूसिव सो ढाँचा है, उसके तहत भी ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसका मतलब है कि वो काशी और क्या कहते हैं प्रयागराज, अयोध्या, अयोध्या में पिटे तो अब चले मथुरा की तरफ चले। तो अब वो भगवान राम की का आशीर्वाद तो नहीं मिला, तो अब ब्रज के लला से लाड़ लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक तौर से देखिए इंडिकेशंस भी जी निकलती है, या ये पॉलिटिकल इंडिकेशंस है, ये पॉलिटिकल बजट है एक तौर से। तो ये सब चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ हम बहुत हमारे ख्याल से उसको भी मेंशन कर देना चाहिए, ये बात सही है कि इस बजट पे एक टेक्निकल उसके सवालात पर भी बात करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हर बजट में नई आती हैं, थोड़ी बहुत अच्छी आती हैं, एक्सपेरिमेंट होता है। अब जैसे मेडिकल बोर्ड वोर्ड बना रहे हैं, अच्छी बात है। आपने कहा कि रिसर्च पे वो एक अच्छा फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन कौन-सा रिसर्च, क्या कंटेंट होगा उस रिसर्च का, ये जानना चाहिए, हैं? उस रिसर्च का कंटेंट क्या होगा कि अ, किस तरह जी से हम धार्मिक स्थलों को अपने राजनीति के लिए भुनाएँ, उसका कंटेंट होगा कि सही मायने में साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और समाज के आगे बढ़ने के बारे में उसमें रिसर्च फंडिंग होगी। रिसर्च में पैसा लगाना कोई गलत बात नहीं है, जी बहुत हम अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात मनीषा फिर से आपके पास आते हैं। जी है। जी, आपके पास फिर से आते हैं। मैं हाँ, आगे बढ़ता हूँ। मैं देख रहा था आंकड़े कि जितना बड़ा बजट है उससे ज्यादा कर्जा है उत्तर प्रदेश के ऊपर, ये एक बात है। दूसरी हुँ, बात ये है कि 93,000 रुपया प्रति व्यक्ति की जो आय है, तो गोवा की या सिक्किम की 7.25 लाख रुपया आय है। मतलब बहुत आय में पीछे है प्रति व्यक्ति आय के। तो जागृति जी शायद ऐसी जगह पर हैं, इसलिए पहले उनकी टिप्पणी हम लोग ले लेते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो कुछ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष बजट योगी बाबा ने दिया है क्या? मुझे तो नहीं दिखा योगी जी बाबा के जागृति जी। बजट में। जी धन्यवाद सुनीलम जी, और नमस्कार सभी पैनलिस्टों को और बहुजन संवाद के दर्शकों को। जो आज का बजट आया है कुल मिला के उसका जो फोकस मुझे दिखाई दिया वो अभी जो बोल रहे थे दीपक मलिक जी, वही है कि उनको कॉरिडोर्स बनाने हैं, और वो कहीं चाहे वो बिजनेस के लिए बना रहे हो ईज ऑफ डूइंग के नाम पे, या फिर बड़ी 4 लेन सड़कें और 6 लेन सड़कें, अभी 4 हाईवेज और बनाने की प्रस्ताव है। और फोकस है उनका नगरीय
मतलब 58 स्मार्ट सिटी और बनाने। मुझे तो आज तक एक को स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं दिया। 100 स्मार्ट सिटी में से अभी 58 यूपी में ही स्मार्ट सिटीज बनेंगे, तो पता नहीं यूपी का क्या होगा। और उसके बाद दूसरा जो उनका फोकस दिख रहा है कि संविदा पे नियुक्ति, मतलब जिससे अट्रैक्ट करना। मुझे लगता है ये आगे आने वाले 27 के इलेक्शन की तैयारी में भी बजट है, तो लोगों को अट्रैक्ट करना वो दिल्ली वाला मॉडल अपनाया गया है सैलरीड क्लास के लिए। और संविदा में जो नियुक्ति हुई है उन लोगों के लिए बराए मेहरबानी 16,000 मिनिमम जो है वेतन करने की बात है। जो सबसे बड़ा बजट का जो हिस्सा है, जिसको मतलब सरकार अब बजट में बाकायदे कर रही है, अभी 7,500 करोड़ जो है इसमें कुंभ में खर्च किया, और अब वृंदावन, विंध्याचल, चित्रकूट ऐसे तमाम धाम जो है उनके सर्किट बनाए जाएंगे। 200 करोड़, विंध्याचल जैसी छोटी जगह जहां हम लोग बगल में ही रहते हैं उस पे 200 करोड़ का बजट दिया गया है। तो इस तरह से ये कुल मिला के पैसे जो है इस पे ही खर्च हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, और जिन मुद्दों के लिए हम लोग जैसे लोग जिंदगी भर लड़ाई करते रहे हैं आम आदमी की सहूलियतों के लिए, उनके लिए तो कोई स्पेसिफिक आवंटन दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय इसके कि वही उसी तरह की योजनाएं जो लोग चलाते आए थे उन्हीं को आगे भी कंटिन्यू करने के। और 8 लाख से ज्यादा, मतलब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, और उसकी जो बात है उसमें सीधे सीधे सारा ध्यान उनका नगरीय विकास या शहरी विकास पे, और पर्यावरण की जो हालत है और जिस तरह से कर रहे हैं उसके बिल्कुल ही खिलाफ जाकर इसमें कहीं पर्यावरण को की चिंता दिख ही नहीं रही है। जबकि एनजीटी की रिपोर्ट आई है अभी अभी की गंगा का पानी इस लायक नहीं था कि इतने लोगों को उसमें स्नान करने के लिए और आचमन करने के लिए कहा जाए। दूसरा कि लाल फीताशाही के नाम पे जो कानून और आसानी जो बताने की बात है, वो वन विंडो जो क्लियरेंस की बात है उसको लागू करने की बात है, और उसमें जमीनों पे जो हमला है यूपी में, जो बहुत बड़े पैमाने पे शहरों में झुग्गी झोपड़ियों का तोड़ा जाना अभी और बढ़ेगा, और उसी तरह से लोगों को बाहर किया जाना और बढ़ेगा, और जमीनों का अधिग्रहण किसी ना किसी तरह की सारी योजनाएं घूम फिर के उस पे आएगी कि और ज्यादा बढ़ेगा। और खेती, पूरा का पूरा प्रदेश, आधी से अधिक जनसंख्या खेती पे डिपेंड करती है। कृषि को लेकर के किसी तरह की कोई प्लानिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही है, और ये सीधे सीधे महिलाओं से जुड़ा मसला है, क्योंकि महिलाएं खेती से बहुत बड़े पैमाने पे 80% काम करती हैं, और उनकी आमदनी भी आप देखेंगे छोटी छोटी जमीनों, सबसे ज्यादा किसान जो छोटे किसान है, सीमांत किसान है, वो यूपी में है, और उनकी दशा इतनी खराब है, और उसको लेकर के किसी तरह की प्लानिंग मुझे दिखाई नहीं देती है। और ये पूरी तरह से उसी तरह से आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, टीचर्स हो, प्राइमरी टीचर्स जो सरकारी नहीं गैर सरकारी जो स्कूलों में काम करने वाले हो, या और तमाम जो है वर्कर्स जो महिलाएं ज्यादा जहाँ काम करती हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, और जो काम करने वाली महिलाएं, उनके लिए सुरक्षा के लिए किसी तरह का आवंटन और उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जो संविदा कर्मियों के नाम पे बढ़ाया गया है उसमें भी जो ठेकेदार के डायरेक्ट संविदा से निगम बनाया जाएगा, जुड़े हुए लोग तो अलग हैं, लेकिन जो ठेकेदारों के थ्रू मैं जो देख रही हूँ प्रैक्टिकली सफाई कर्मियों का अध्ययन करके, कि जो नगर निगम में उनके खुद के जो बैठे हुए कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनके अंडर में जो फेक ठेकेदार घोषित करके और वो चलाते हैं संविदा जो है ज्यादातर सफाई कर्मियों को, और वो सबसे ज्यादा शोषण करते हैं उनका। तो उनके इस तरह का जो शोषण है, पूरा का पूरा ढांचा है, उसके लिए कुछ नहीं है। बनारस से लेके मऊ से लेके पूरे पूर्वांचल में बुनकर सबसे ज्यादा है, बुनकरों के लिए कोई किसी तरह की राहत दिखाई नहीं देती है। तो मुझे ये लगता है कि बजट अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है, और चौधरी चरण सिंह जी, सरदार पटेल का नाम खूब इस्तेमाल किया गया है। सरदार पटेल के नाम पे सारी योजनाएं, वाजपेयी जी के नाम पे योजनाएं, चौधरी चरण सिंह के नाम पे योजनाएं, इस तरह की चीजें घोषणा करके एक खास तरह से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश है। दलित कम्युनिटी को भी अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने जो है ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया है। लेकिन जनता तक को दरअसल मेरी चिंता अलग है। मुझे ये लगता है कि लोगों को क्या वाकई में ये जो बजट में घोषणाएं होती है उनसे अब कोई सब सरोकार रह गया है,
कोई मतलब रह गया है? महंगाई पे कोई लगाम लगती नहीं है। कोई भी बजट आ जाए, आम आदमी की जिंदगी में आसानी जो कहते हैं वो कुछ होती नहीं है। ना उनकी पढ़ाई का खर्चा घटता है, ना उनकी दवाई का खर्चा घटता है, ना उनकी कमाई बढ़ती है, और ना उनको घर में आने वाले सामान पे महंगाई में कुछ राहत मिलती है। तो इस बजट से किसी भी आम इंसान को क्या लेना देना होता है? ये घोषणाएं होती है जिनके लिए, वो घोषणाएं वो सरकारी मतलब कर्मचारी होते हैं, या फिर उनको लागू करने वाले लोग होते हैं, तंत्र होता है, और ऊपर बैठा हुआ जो जो सत्ता में बैठा हुआ अमला है, उसके लिए इस बजट का मतलब रह जाता है। तो इसी तरह का है। और बड़ा बड़ा जो मतलब इतना बड़ा जो हिंदुस्तान के मतलब अगर कहें तो इस देश में, दुनिया में जो देश है उनमें चौथा देश बन जाता है यूपी। इतना बड़ा है हमारा यूपी, और उस यूपी में बेरोजगार सबसे ज्यादा है। और उन बेरोजगारों को राहत देने के लिए कोई एक विजन, कोई एक प्लान, वो तो योगी जी की निगाह में कुछ है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। वो जो भी घोषणाएं करते हैं, घूम फिर के उनका गोरखपुर का मठ वाला जो भाव है वो हावी रहता है, और वही हावी दिखाई दे रहा है। और इसीलिए शायद उनके सन्यासी हैं, उनके दिल दिमाग में कहीं महिलाएं बच्चे होते ही नहीं। बस यही कहना था मुझे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। आमतौर पे हम लोग तिवारी जी को सबसे आखिरी में बुलाते हैं, अंतिम आदमी के प्रतिनिधि के तौर पे। मैं अभी जो है उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो किसानों की स्थिति है, किसान देखिए जिन मांगों को लेकर के यूपी में और पूरे देश में आंदोलनरत हैं, उसमें मुख्य गन्ने का सवाल है, गन्ने के रेट का सवाल है। 340 का रेट जो देते हैं वो 450 किया जाए, ये एक मांग बहुत समय से चल रही है। फिर C2+ 50% पे खरीद किया जाए, उसके लिए या तो कोई भावांतर जैसी कोई योजना, या उसके लिए मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसका जोर ना पड़े, उसका दबाव ना पड़े किसानों के लिए, उसके लिए कोई बजट का इंतजाम। कर्जा मुक्ति की बात तो खैर सरकार के एजेंडा में है ही नहीं, लेकिन किसानों की ये सब मांगे हैं। अब उसी तरह से श्रमिक जो है उसके लिए उसकी कम से कम न्यूनतम मजदूरी के अंदर बढ़ोतरी हो, कुछ नहीं है तो न्यूनतम मजदूरी लागू कराने का संकल्प हो, उसके लिए श्रम विभाग की को मजबूती दिया जाए। तो तमाम सारे जो किसानों के, मजदूरों के, या अकलियत या जो भी मतलब वंचित समूह हैं, उनके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके ऊपर आप क्या? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सोच रहे थे कि और सारे लोगों को ही सुना जाए, हम लोग तो बोलते रहते हैं। सच तो है कि इस बजट को जिस तरीके से प्रतिस्थापित किया गया, और अपने मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि ये हमारा सनातन संस्कृति बजट है, तो जो उन्होंने संबोधन दिया सनातन संस्कृति बजट, तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इस बजट का उत्पादकता से, उत्पादन संबंधों से कोई संबंध नहीं है उसका। ये सब के सब अनुत्पादक व्यय को लेकर के, और जैसा इन्होंने इसके पहले ही कहा था, अपनी दृष्टि दिखाई थी कि ये जो महाकुंभ का मेला लगा है, इस मेले से हमको 1% हमारी जीडीपी बढ़ गई, हमारी जीडीपी बढ़ रही है। तो मेले में किस तरीके, वहां पर उत्पादन क्या हुआ? तो निश्चित है कि इस पूरी सरकार का ध्यान उत्पादन से है ही नहीं है। और अगर उत्पादन और वितरण दो ही चीज तो होता है, तो उत्पादन अगर होगा ही नहीं तो आप वितरण 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 उपभोग कितना कराएंगे? उपभोग करने के लिए आदमी के पास पैसा कहां से आएगा जब तक। और उत्पादन के लिए खास करके उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा उत्पादन का माध्यम यहाँ पर कृषि है। एक जमाना हुआ करता था, वस्त्र उद्योग हुआ करता था, कानपुर उसका ये सबसे बड़ा मिलों का सेंटर हुआ करता था, पर तो उसके तुरंत ने अपना खत्म कर दिया। अभी हमारे पूर्वांचल में खास करके ये बुनकरी का काम है, ये यहाँ से उत्पादन होता है, भरपूर उत्पादन होता है, और यहाँ से हम उसको निर्यात भी कर सकते हैं, सब चीजें करते हैं। और किसानों के लिए, किसानों की आय का जो कैश क्रॉप माना जाता है हमारे ये खास करके पूर्वांचल में, वो गन्ना माना जाता था। तो गन्ना की मिलें आप सब खत्म कर दिए, आप सब बंद कर दिए। अब आप क्या कर रहे हैं साहब? तो गन्ना मिलों में आपने ये शराब बनाने का क्या आप फैक्ट्री खोल दिए। तो अब उन शराब फैक्ट्रियों में भी जब गन्ना, चूंकि ये मिलें बंद हो गई, तो अब अपना किसान गन्ना बोना बंद कर दिया। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश
की भी बात थोड़ी दूसरी है, लेकिन अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना लोगों ने बंद कर दिया, शराब की फैक्ट्रियां लग गई। अब शराब की फैक्ट्रियां को ये कैसे उत्पादन बढ़ेगा? तो ये जो अनाज है, अनाज को ही इकट्ठा करते हैं गोदामों में और उस पे भी ये सरकारी पप्पे करके उन अनाजों को सड़वा देते हैं और फिर उसके बाद औने पौने दाम पर अपने उसको, तो कुल जो हटा करके इनका पूरा का पूरा जो ध्येय है वो उत्पादन पर नहीं है, अनुत्पादक व्यय को लेकर के ये अपना जीडीपी बढ़ा रहे हैं और सारी चीज कर रहे हैं। और अभी उन्होंने जिस तरीके से अभी अगला टारगेट दिया है कि ये बजट में मतलब लोकेट किया है, तो ये मथुरा कॉरिडोर पे किया है, अयोध्या कॉरिडोर पे किया है, इस तरीके से 5 एयरपोर्ट भी ये विकसित करने जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें ये किए हैं, इनकी अमृत योजना है, इनका सौर ऊर्जा योजना परियोजना है, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं से अपने ही किसी आदमी को अपने ही इर्द गिर्द ये केवल और केवल उपभोक्ताओं के बीच जाने की अपना इनकी कोशिश है। लेकिन वो उपभोक्ता भी कितने उपभोक्ता हैं? मध्यवर्गीय जो हमारा समुदाय है, हमारा समूह है, खाली उसके उपभोग से आप उसको कितना विकास कर लेंगे, कितना क्या करेंगे? तो कुल जो हटा करके इनका वह जो सनातन संस्कृति बजट के अगेंस्ट जो अपोजिशन कह रहा है कि यह तो जुमला बजट है, तो निश्चित रूप से ये इनका पूरा पूरा जुमला बजट है। आपने ये बजट का पैसा भी आप वहां लोकेट कर दिए और आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश का 8,08,736 6 लाख करोड़ का इनका बजट है और 9 लाख करोड़ का हमारे उत्तर प्रदेश पर कर्जा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनके विकास का मॉडल कहां जा रहा है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो हम तो इसको बिल्कुल इसी रूप में हम अभी इसको देख रहे हैं कि ये फिलहाल ये जो आने वाले दिनों का पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव की तैयारियों का बजट हम इसे कह सकते हैं। और इनका केवल लक्ष्य यही रहता है कि अगले चुनाव में हम किस तरीके से अपनी हम सफलता हासिल कर ले। तो ये फिलहाल तो इनका बजट जो पंचायत चुनाव की तैयारियों का बजट है, उसके तहत अपना बीच में जैसे 16,000 वो ये संविदा कर्मियों को ये अपना वेतन दे रहे थे, तो अब उन्होंने कहा कि हम उनको जो 20,000 देंगे। लेकिन सवाल है कि आप देंगे तो, लेकिन किन लोगों को देंगे, कितने लोगों को देंगे? ये सारी लोकेशन नहीं है। आप महाकुंभ के बल पर आप अपनी पूरी इतनी अर्थव्यवस्था को आप बेस कर रहे हैं और सदन में भी आप सीना ठोक के कहे कि इससे बढ़िया सबसे बेहतरीन व्यवस्था होगा। दुनिया का सारा रिकॉर्ड टूट गया, 56 करोड़ लोगों ने वहां स्नान किया और सबसे बेहतरीन, और वहां क्या व्यवस्था हुई कि आज की तारीख तक आप नहीं बता रहे हो कि वहां पर कितने लोग मरे, क्या स्थिति रही, आपकी क्या व्यवस्था रही, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। बस केवल जो है वो लोग ये सनातन धर्मद्रोही हैं और वो सनातन द्रोही हैं, उनको कह के आप, तो एक झटके से कुल उठा करके देखा जाए तो इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, छात्रों के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, युवाओं के लिए ये लोन की व्यवस्था किए हैं। तो अब लेकिन स्थिति यह है कि जो विद्यार्थी लोन लेकर के पढ़ा है वो तो डिफॉल्टर हो गया, क्योंकि उसका लोन भरा नहीं गया, तो डिफॉल्टेड लोगों को लोन मिलेगा नहीं। तो अब स्थिति है कि यह भी केवल और केवल भबका खड़ा करना है, जो कहते हैं कि ढोल का पोल मारना है, तो खाली ये बड़ा बड़ा ढोल बनाए हुए हैं और इसका कोई मतलब नहीं बनता है किसी समुदाय के लिए, अपने प्रदेश के किसी नागरिक के लिए। हाँ, जो इनके ये बीच के बिचौलिया लोग हैं उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था इन्होंने कर दिया है कि ये हर बजट का पैसा इनके विज्ञापन पर जाता है, उस विज्ञापन के लिए दलालों को इनका पैसा जाता है। तो अपने लोगों को एक इन्होंने लाभार्थी वर्ग अपना तैयार कर लिया है, लाभार्थी वर्ग के पार्टी के लोग हैं और समाज के, उन्हीं के लिए थोड़ा बहुत ये व्यवस्था बनाए हुए हैं और सत्ता पर एन केन प्रकार कब्जा रखने का ये बजट है। जी जी जी, हम आगे बढ़ते हैं। मैं रवि जी के पास आता हूं। रवि यादव जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि मॉडल की बात होती है, एक मॉडल मोदी जी का गुजरात का मॉडल,
एक गवर्नेंस का मॉडल जो है वो दिल्ली वाला था, अभी वो सरकार चली गई आम आदमी पार्टी की। एक मॉडल जो है वो यूपी का गवर्नेंस मॉडल है। तो इसकी पूरी जो इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर तो ये कह रहे हैं कि हमने 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी 18% लोग अभी भी यूपी में गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। मैं सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ, जिसमें ये है कि 4000 से मतलब उसमें ग्रामीण क्षेत्र में, 5000 शहरी क्षेत्र में। पहले कैलोरीज के हिसाब से होता था कैलकुलेशन। तो आप कुल मिलाकर के क्या कहेंगे योगी इकोनॉमिक मॉडल, बजट के मॉडल के ऊपर? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। नमस्कार आपको, सभी को, पैनलिस्ट और दर्शकों को। मुझे ये लगता नहीं कि योगी जी जो कुछ कर रहे हैं उसमें कहीं कोई गलती है। योगी जी से ये अपेक्षा करना कि वो डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ये उनका पूरा इतिहास और उनका पूरी जो कुछ भी वो बातचीत करते हैं उस समय समझ में आ जाता है। अब जब भी देखें वो धर्म की बात, और धर्म भी नहीं है, वो असल में धर्म के प्रति नफरत की बात करते हैं। और दूसरा ये कि इस समय में जब देख रहा हूं पूरी तरह से, या तो ये कि आप भाजपा की हो सकता है, पहले भी लोग उस तरह से कहते रहे, लेकिन ये कैपिटलिस्टिक मॉडल भी नहीं है जो अपनाया जा रहा है। कैपिटलिस्टिक मॉडल में भी मॉनिटरिंग तो होगी ना, सेंटर की एक नियंत्रण का काम तो करेगा कम से कम। यहां पूरी तरह से इकोनॉमिकली भी अराजकता है, गिने चुने लोगों को कुछ दिया जाता है और पूरी तरीके से चीजें हाइड करके रखी गई हैं। जब मौतें छुपाई जा सकती हैं और हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में मौतों की संख्या छुपाई जा सकती है हिंदुस्तान में, तो फिर कोई बड़ा काम नहीं है। कोविड में हमने देखा लाखों की संख्या में छुपाई गई और वो संख्या कभी नहीं बताई गई, ना कभी बताई जाएगी। जो वर्ल्ड बैंक कहता है, जो ये WTO जो कहता है, या जो दूसरे सोर्सेस हैं तमाम, जो पत्रकारिता के जो प्राइवेटली अपना काम करते हैं लोग, उनके द्वारा जो आंकड़े दिए जाते हैं और गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं, आपने गवर्नमेंट के आंकड़े के लिए कहा, योगी जी गवर्नमेंट के भी, अपनी भी गवर्नमेंट के आंकड़े नहीं मानते हैं। योगी जी ने अभी जो गंगा के पानी में गंदगी आ रही है और जो प्रेस्क्राइब्ड जो कुछ भी है उससे मतलब ज्यादा गंदा पानी आ रहा है, नहाने के लिए जितना अलाउ किया जा सकता है उससे ज्यादा गंदा, यानी नहाने के लिए भी वो पानी ठीक नहीं है। और ये रिपोर्ट किसी विपक्षी की नहीं है, किसी दूसरे धार्मिक संगठन की नहीं है, किसी विदेशी की नहीं है, आपकी अपनी एजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जो काम कर रही है, और मोदी जी, योगी जी उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो योगी जी किसके बेसिस पे चैलेंज कर रहे हैं? क्या दूसरी कोई बॉडी उनके पास इस तरह की है, या उन्होंने किसी दूसरी बॉडी से उसकी जांच कराई है? तो योगी जी का जो कुछ भी है वो मौखिक है। वो ट्रिलियन की बात करते हैं, मैं नहीं समझता वो ट्रिलियन और कमेडियन के अंतर को भी समझते होंगे कि नहीं समझते होंगे। वो आदमी एक ही चीज समझता है, और सब जो पूरा देश जानता है इस बात को, पूरा देश जानता है इस बात को कि वो क्या समझते हैं। इकोनॉमी को समझने का कुछ मतलब नहीं है उस आदमी के लिए। अब मैं एक उदाहरण देता हूं सिर्फ आपको। आप उत्तर प्रदेश में वो साथ में पाखंड देखिए, गौरक्षक हैं, जीते हैं उसी के लिए, मरेंगे उसी के लिए, लेकिन गायों पर जो अत्याचार हो रहा है, लगभग 12 लाख, इनके अनुसार 12 लाख के लगभग आवारा पशु हैं उत्तर प्रदेश में। इनका टोटल बजट लगभग 1700 करोड़। आप लगा लीजिए कितना पैसा है, 30 रुपया रोज आता है एक एनिमल के हिस्से में। उसी में करप्शन है, उसी में लेबर है जो चारा पानी देगा। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या होने वाला है उनका। और प्रदेश का किसान तबाह है उसकी वजह से। हत्याएं हो रही हैं लोगों की, खेती बर्बाद हो रही है। जितना कुछ यहां बजट में दिया जा सकता है, जिसको आपको चाहिए आप दीजिए, उसको संरक्षित करके रखिए, उनको ठीक से ब्रीडिंग कराइए ताकि वो भविष्य के लिए ठीक हो सके। लेकिन वो चाहिए नहीं, उनको राजनीति करनी है एक्चुअली। ऐसा भी नहीं कि यूपी उतना बजट नहीं दे सकता,
इस बजट को क्यों नहीं आप 2 गुना 3 गुना कर देते? किसान भी सुकून में हो जाएगा, गाय भी बच जाएगी, और जितना करोगे उससे ज्यादा फार्मर का जो नुकसान हो रहा है वो बच जाएगा। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं कि आपने जो इधर खर्च किया तो उसके बहुत खराब परिणाम आने वाले हैं। अभी जो स्थितियां हैं उसमें तो मैं समझता हूं किसान का कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरा ये है कि कई बार कुछ ऐसी चीजें हैं कि बात विश्वास की बहुत बड़ी होती है, नियत की बहुत बात होती है, नीति से ज्यादा नियत महत्वपूर्ण होती है। योगी जी कब क्या बोलते हैं, सदन में जो बोलते हैं वो भी सच नहीं होता है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको मालूम है 2 साल हो गया, 2 लाख मतलब 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं इनके, सदन में घोषणा, सदन के बाहर घोषणा, और कहीं बता दें, कहीं पर अपने सरकार के भी पोर्टल पर कहीं दिखाई दे रहा हो कि कहां पर वो एमओयू इंप्लीमेंट होके कुछ नया कुछ शुरू हुआ है। एक भी एमओयू काम नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने एमओयू करने से पहले आपका इरादा था कि किसी तरह से मैक्सिमम संख्या बता देनी है, इतने के एमओयू हुए, जैसे अभी कुंभ में कर रहे हैं कि बताना है कितने करोड़ हो रहे हैं, फिर संख्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसका कैलकुलेशन करें कि क्या इतने लोग आ भी सकते हैं, इतने के साधन आपके पास थे लाने के लिए। एक दिन में 10 करोड़ लोग आए हैं, किस चीज से आए हैं? कितनी ट्रेनें आई हैं, कितनी बसेस आई हैं, इधर कोई संख्या है कहीं? लेकिन जब मौत हो जा रही है तो फिर वो मौतों की संख्या नहीं बताई जा सकती। सच बात यह है कि योगी जी की बात नहीं है सिर्फ, मैं जहां तक समझता हूं इस सरकार की जो पॉलिसी है, इसने एक तो यह है कि जो हमारा वेलफेयर स्टेट है उसको पूरी तरह से नकार दिया है। आज की तारीख में आप हिंदुस्तान में जो मन में आए भाषण दीजिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज वेलफेयर स्टेट छोड़ दीजिए, क्रेडिटर की भूमिका में है सिर्फ। आप एमएसएमई के लोगों को मदद करते हैं, क्या मदद करते हैं कि हम आपको ये लोन दे देंगे। आप सेंट्रल बजट में देख लीजिए, फार्मर्स के लिए जो कह रहे हैं कि हम इतने क्रेडिट कार्ड और बनवा देंगे, मतलब आपको लोन दे देंगे। एजुकेशन में आपको लोन दे देंगे, आपने एजुकेशन ले ली है, स्टार्टअप के लिए आपको लोन दे देंगे। तो ये सिर्फ क्रेडिटर की भूमिका में आज की तारीख में है। जब तक एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे काम नहीं होगा, हेल्थ पे पर्याप्त काम नहीं होगा, आप डेवलपमेंट की कल्पना मत करिए। जैसा अभी तिवारी जी ने बताया कि 9 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो रहा है और 8 लाख करोड़ रुपए, 8 लाख 8,000 करोड़ रुपए का आप बजट पेश कर रहे हैं और पीठ ठोक रहे हैं, और आज से थोड़ी ठोक रहे हैं। 17 से 18 से 19 से कब नहीं उनका ऐतिहासिक बजट हुआ है। और ऐतिहासिक हमेशा होता है, ये हमारी जो डिबेट है ये ऐतिहासिक है, ये कभी नहीं हुई हम जो 5 लोग कब इकट्ठे थे, ये ऐतिहासिक है। और ऐसा क्षण तो पूरी हिस्ट्री में आया ही नहीं कभी जो हम 5 लोग बैठे हुए हैं डिस्कशन कर रहे हैं इस पे। तो वो हमेशा उनका ऐतिहासिक होता है, अकल्पनीय होता है, गौरव भरा होता है, वो अलग बात है। लेकिन सच ये है कि परफॉर्मेंस के नाम पर वहां कुछ नहीं हो रहा है। जीरो टॉलरेंस की बात आज आप इसमें जो कहा गया है ना, ये जीरो पॉवर्टी की बात कही गई है। तो जीरो पॉवर्टी से पहले आपको मालूम होगा कि जीरो टॉलरेंस का करप्शन के बारे में भी कहा गया है, और जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। लेकिन हम सब जानते हैं उनके खुद के पूर्व मंत्री कह रहे हैं, मोती सिंह जी, कि 45 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। पीलीभीत से उनके खुद के विधायक और विधायक के पिता पूर्व मंत्री रामचरण वर्मा जी कहते हैं कि इतना निकम्मा और इतना नकारा, दोनों शब्द उनके ही, मेरा नहीं है, इतना निकम्मा और नकारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ है कोई। ये भाजपा के नेता हैं, और आप कहते हैं कि हमने पूरी तरीके से यहां पर जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए भी और क्राइम के लिए भी। तो मैं समझता हूं कि यहां पे दरअसल राजनीतिक जो नैरेटिव है वो काम कर रहा है, डेवलपमेंट काम नहीं कर रहा है। और ये कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है अच्छी तरीके से कि उनकी प्रायोरिटी में नहीं है डेवलपमेंट। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई की बात हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए अगर हम डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, भले ही वो वास्तविकता में नहीं लागू हो। वास्तविकता में लागू अगर होता तो
आप संविधान की शपथ लेने के बाद एक मुख्यमंत्री सदन में ये कह ही नहीं सकता कि कठमूल्य पैदा हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राज्य भाषा को पढ़ाए जाने से कठमूल्य पैदा होंगे, ये क्या आपने संविधान की शपथ जिसकी ली है वो इजाजत देता है आपको? आप नफरत दिखा रहे हैं एक समुदाय के प्रति। तो मैं समझता हूं कि वहां कुछ नहीं है, और उन्होंने एक जो वर्ग तैयार किया है उसका परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना भी नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार नहीं बदली जा सकती। सरकार बदली जा सकती है कि सरकार में, क्योंकि न्यूट्रल जो बहुत सारे लोग हैं, जो हवा में बहने वाले लोग हैं, वो लोग और जो अब वास्तविकता का सामना कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे छात्र हैं जिन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। अभी इस बजट में कहा गया है कि न्यूनतम वेतन निर्धारित करेंगे 16,000। 3 बार उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट ऑर्डर कर चुका है शिक्षा अनुदेशकों को 17,000 रुपए देने के लिए। आज से नहीं, इनकी पहली सरकार थी उस समय से 3 डिसीजन आ चुके हैं उसके, और तीनों डिसीजन के बाद अभी भी उनको 7,000 दिया जा रहा है। तो क्या मतलब है इस तरह की घोषणाएं या इस तरह की चीजों को बजट में लाने का, जब हाईकोर्ट 3 ऑर्डर दे चुका है आपको, उसके बावजूद भी। और वो शिक्षा अनुदेशक हैं, कोई ऐसे लोग भी नहीं है। बहुत कितना महत्वपूर्ण काम है, जो आदमी शिक्षक ही संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्या पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाया जाएगा आगे की पीढ़ी किस तरह तैयार की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है इस समय, और कुपोषण पे कोई काम होते हुए मुझे नहीं लगता कि बजट में ऐसा कुछ है जिससे दिखे कि वो कुपोषण को खत्म करेंगे। तो इस बजट में इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी बड़ी चीजें कही तो गई हैं, आप कह सकते हैं मैक्सिमम 1-2 बातों के लिए, लेकिन सामान्य तौर पर बजट निराश करने वाला है। और अगले साल के बजट को शामिल करते हुए 27 की तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं योगी जी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वैभव जी के पास आता हूँ। वैभव जी, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जब मोदी जी करते हैं तो योगी जी बयान देते हैं कि 1 ट्रिलियन तो मैं ही उत्तर प्रदेश से कर दूंगा। तो ये जो है, इसका आप इसको कितना, इस दावे को कितना आप खोखला मानते हैं, इस दावे को कितना आप तथ्यपूर्ण आप मानते हैं? मतलब इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का लेवल, वो किस स्तर का है उत्तर प्रदेश में? या ये कहा जाए सीधे शब्दों में कि बजट पेश होने के बाद में लोगों के जीवन के अंदर क्या समृद्धि और संपन्नता की उम्मीद आप कर रहे हैं कल से? जी जी जी, धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि 2014 से पहले चुनावी वादे जो हो रहे थे वो बाद में जुमले हुए। अब उन जुमलों की हर बजट में भाजपा सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य सरकारें, उन्हीं जुमलों पे एक नया अभ्यास करते हैं। पिछले बार से थोड़ा बजट और बढ़ाइए और बड़े बड़े वादे कीजिए। और पिछले बजट में एलोकेशन की बात कर लीजिए। मनरेगा का नवंबर में पहला इंस्टॉलमेंट एलोकेट हुआ 10% का, और जनवरी में दूसरा 10% का, मतलब 80% बजट एलोकेट ही नहीं हुआ मनरेगा का। गरीब का क्या उद्धार होगा? जहां 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल के लिए लाइन में लगना पड़ता है, और देश कहे कि हम रवि जी, वो देश कहे, वह देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और योगी जी कहते हैं कि 1 ट्रिलियन हम देंगे। सवाल यह है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने जिस ब्रिटेन को बीट करके उससे आगे हम पहुंचे हैं कि नहीं, जो विश्व में 30वें नंबर पे, आप सोचिए कि कितनी प्रति व्यक्ति आय ब्रिटेन की है। वो हमसे पिछड़ गया है अर्थव्यवस्था के उन आंकड़ों में, लेकिन वहां की पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम की अगर बात की जाए तो वो $2,07,000 प्रति व्यक्ति की आय है वहां, और हम $1,900 प्रति व्यक्ति वाले देश हैं। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक मोहल्ले में
100 परिवार हैं और 100 परिवार में 10 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में 2-2, 3-3 लोग हैं और उनकी प्रति पर मंथ की इनकम लाख रुपए से ज्यादा है, और बाकी जो 90 परिवार हैं उनकी 200 रुपया रोज की दिहाड़ी है। एक आंकड़ा बड़ा खड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या पूरे मोहल्ले का विकास हुआ है? एक तरफ कुछ लोग बहुत अमीर हो गए हैं, एक तरफ बहुत लोग गरीब हैं, 5 किलो चावल की लाइन में खड़े। तो ये जो ढोल पीटा जा रहा है ये गरीबों को चढ़ाया जा रहा है। एक तरफ 5 किलो चावल की लाइन में गरीब खड़ा है, दूसरी तरफ उसको स्वाभिमान से अधिकार मिला था काम का, मनरेगा जैसा, उसको काम तक नहीं मिला। पिछले 7 साल का मैं बता रहा हूं कि 7 साल से उनकी मजदूरी बकाया है। अब बजट एलोकेट करे, बजट में घोषणाएं बड़ी बड़ी हो जाए और हो कुछ नहीं। शिक्षा के बजट 6% की बात तो हो जाए, टीचर नहीं अपॉइंट होंगे। रवि भाई बता रहे थे अनुदेशक के पद के लिए 17,000 देने की बात थी, 7,000। जो टीचर, जो अनुदेशक अपना घर नहीं चला पाएगा वो गरीबों के बच्चों को क्या पढ़ाएगा? ये बस सवाल है। असर की एक रिपोर्ट आती है, बनारस पे भी उसकी फोकस एक अलग रिपोर्ट थी, वो पूरे देश में एक सर्वे करती है और वो रिपोर्ट कहती है कि जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है यूपी की, उसमें 8वीं बच्चे को 5वीं मैथमेटिक्स नहीं आ रही है। मीन्स जो ये भाजपा नीति योगी की सरकार है या मोदी की सरकार है, ये लेबर क्लास प्रोड्यूस करते हैं। नई शिक्षा नीति में फेल कर नहीं सकते और बच्चों को कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। जो 8वीं का बच्चा 5वीं की मैथमेटिक्स नहीं लगा पाएगा, वो आगे कौन सा कंपटीशन क्वालिफाई करेगा? और जब कंपटीशन क्वालिफाई नहीं करेगा तो वो किसी नौकरी में जाने योग्य नहीं होगा और ये सरकार कहेगी कि आप काबिल नहीं है, इस वजह से आपको नौकरी नहीं मिली। और वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके मजदूरी करेगा। तो ये पूरे इकोनॉमिक में हम लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं। यूपी की जो दशा है, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, जहां इजराइल और रशिया में वॉर सिचुएशन है, यूपी में सबसे ज्यादा लोगों को वहां जान जोखिम में डाल के नौकरी करने के लिए भेजा गया। इससे दुखद स्थिति क्या होगी? अब बजट के बाकी हिस्सों पे बात करें। महिला सुरक्षा, जागृति जी मिस कर गए उसे। महिला सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या कदम उठाए हैं उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। मलिक साहब ने जो बात कही कि ये बजट आएगा कहां से, फंड का प्रोविजन कहां से होगा, वो नहीं बताया गया है। महिला सुरक्षा पे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भाजपा के नेता ही बलात्कार करें और वो जब जमानत पे बाहर आए, भाजपाई नेता उनको माला पहनाए, उनको स्वागत करें, उनका बचाव करते दिखें, तो आखिर महिला सुरक्षा कहां से होगी? पूरे देश में प्रतिदिन 90 महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उसमें 10 अकेले यूपी में हो रहे हैं। और वहां पक्षपाती रवैये के साथ न्याय नहीं हो रहा है। बीएचयू-आईआईटी की घटना, बीएचयू-आईआईटी प्रशासन, पुलिस, इन लोगों के लचक पैरवी के कारण जो वो 3 भाजपाई बलात्कारी थे, पहले उनको बचाया जा रहा था और उनको फिर बाद में जमानत मिल गई, और जमानत मिलते ही बड़े बड़े नेता उनको हुटर वाली गाड़ियों में बैठा कर ससम्मान उनके घर पहुंचाते हैं। ये स्थिति है। किसानों की बात करें, ये किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, इनपुट कॉस्ट के रूप में 15,000 प्रति एकड़ देते थे, जहां पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में, यूपी में भी मिला था, बहुत पहले बंद कर दिया उसको। आर्थिक स्थितियों की बात होती है, लेकिन बोनस प्रति क्विंटल देने का एक विचार था। जब ये बात आई कि लागत प्लस 50% लाभ एमएसपी होना चाहिए, तो सरकारों ने ये किया कि प्रति क्विंटल 200 रुपए हम बोनस देंगे धान और गेहूं से। इस सरकार ने क्या किया? केंद्र की सरकार एमएसपी की गारंटी के लिए 3 साल हो गया किसानों से वादा किए, और
उसे कोई काम नहीं कर रही है, और जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार दे रही थी उसने कहा कि एफसीआई आधार नहीं उठाएगा, तो वहां की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसको खुद से खरीद के उसको यूटिलाइज किया, एक्सपोर्ट का काम शुरू किया, लेकिन किसानों को राहत दी। लेकिन क्या यूपी के इस बजट में या भारत सरकार के बजट में इसके लिए कोई भी प्रोविजन दिखता है किसानों को कोई राहत मिले? जहां 400 की डीएपी हुआ करती थी 350 की, वो 1500 रुपए की हो गई है, लगभग 4 गुना के आसपास बढ़ गई। तो 50 किलो की बोरी 45 किलो की हो गई। किसान का लागत तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसान को कुछ मिल नहीं रहा है। हाल ही में बीते दिल्ली चुनाव में भाजपा के मैनिफेस्टो में था कि 500 का गैस सिलेंडर हम देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री हम दिल्ली में देंगे। क्या जब आप यूपी में पिछले 8 वर्षों से शासन में है तो यहाँ के लोगों को 500 का सिलेंडर कभी देंगे, या 200, 300 यूनिट बिजली फ्री यहाँ देंगे? यहाँ बिजली की स्थिति यह है कि योगी सरकार के आने के बाद जो गांव में 300 रुपए का बिजली बिल आता था, अब महीने का 2 से 2,500 आ रहा है। जो शहरों में बिजली का बिल 1,500 रुपए था, अब वो 10 से 12 तक बढ़ गया है। ये भी सवाल है। 8 साल, ये डबल इंजन बहुत चिल्लाते हैं। 8 साल से यूपी में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बावजूद इसके यहां जब कोई उद्योग नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए सवाल किससे पूछे जाए? बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट आप करेंगे, एमओयू साइन कर लेंगे, आंकड़े बता देंगे संख्या बड़े बड़े कि इतने मिलियन इतने ट्रिलियन के हमने कर लिए, लेकिन अगर कन्वर्जन देखा जाए तो 1% भी नहीं है। और सारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां भाजपा 8 साल से शासन में है, केंद्र की भी सत्ता भाजपा की है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग नहीं आया है। और सारे देश के जो उद्योग हैं उनको केंद्र सरकार और भाजपा की गलत नीति, जो एक तरीके से कहिए कि मैनिपुलेशन है, महाराष्ट्र से एयरबस गुजरात चले जाएगा, स्मार्ट चिप का फैक्ट्री गुजरात जाएगी, टेस्ला तेलंगाना से गुजरात जाएगी। तो ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या योगी जी यहां उद्योग लाने में विफल है, और वो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। ये सारे इन्वेस्टर सबमिट कर लें, लेकिन वो इस वजह से नहीं हो रहा है कि जो यहां पक्षपाती रवैया है, माफियाओं का सरकार का संरक्षण है, यहां हिंदू मुस्लिम करके जो एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ धार्मिक ट्रांजिट और कॉरिडोर के नाम पे जो बातें हो रही हैं, इस वजह से जो बड़े कारोबारी हैं वो यहां नहीं चाहते। और जब उत्तर प्रदेश सरकार पे 9 लाख करोड़ का कर्ज है, वहीं जब सरकार या बाकी सरकारें बड़े बड़े कॉर्पोरेट को बहुत से टैक्स में छूट देंगे, यूपी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, और यूपी को केंद्रीय बजट से बहुत कुछ मिलना चाहिए था, और केंद्र के बजट में भी यूपी के हाथ खाली है। तो ये दोहरी मार है केंद्र के बजट में भी, और यूपी की सरकार कह रही है पिछले साल के बजट का जो साइज था उसका मात्र 60% एलोकेशन हुआ है। तो ये सिर्फ बोल पीना है, और मुझे नहीं लगता है कि जैसे मोदी जी का 2014 से पहले के जुमले थे वैसे ही ये जुमले हैं, और हर साल ये जुमले बदल दिए जाते हैं, और मोदी मीडिया इसको बखूबी बदलने में मदद करता है। हर महीने नए नए मुद्दे गढ़ दिए जाते हैं और जनता के मूल मुद्दों को भटका दिया जाता है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब तीनों अपने पैनलिस्ट से मैं चाहूंगा 2-2 मिनट की टिप्पणी। माता प्रसाद पांडे जी ने 0 नंबर दिया है बजट के लिए। मेरा सवाल एक ये है कि अब जब 2 साल में चुनाव होना है, सब राज्य सरकारों में गारंटीज की बात होती है, तो मेरे को उस तरह की तो कोई गारंटी यहाँ पर दिखी नहीं। लाडली बहनी वाले कोई गारंटी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई गारंटी नहीं है, फ्री बस पास की महिलाओं के लिए कोई गारंटी नहीं है। तो क्या मतलब योगी जी मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में उन्हें कोई चुनाव की तैयारी, मतलब जो भी घोषणा है, ये मैं जानना चाहूंगा मलिक साहब से। तो
मतलब कह तो रहे हैं कि भाई चुनाव की तैयारी, अभी बताया पंचायत की कुछ तैयारी, लेकिन मुझे तो भाई बिना गारंटी के कहाँ होता है आजकल कुछ। जी मलिक सर, अनम्यूट कर लीजिए। ये बजट योगी जी का है, तो इस सही मायने में एकदम योगी का अपना बजट है ये। तो जो जिक्र हुआ है कि उन्होंने कह दिया है बाकायदे असेंबली में कि ये सनातन का बजट है, तो उनको डेवलपमेंट से और किस तरह से हम समस्याओं को सुलझाएं या कौन से गारंटीज दें, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है उनको। केवल एक है कि अगर हम आज तक बजट में कभी सनातन की बात नहीं की गई, बजट को कभी एक धर्म से नहीं जोड़ा गया है, ये पहली बार ये धर्म से जोड़ रहे हैं पूरे तौर से। तो इसमें कोई आशा करना व्यर्थ है, और शायद यही इनका अगला चुनाव का नारा है। और ये एक चुनावी एक बजट है डेफिनेटली, लेकिन इससे चुनाव में कितना निकलेगा नहीं निकलेगा ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। रवि जी आप क्या कहेंगे? रवि यादव जी कितने नंबर देंगे इस बजट के लिए, और गारंटीज जो है कहीं दिखलाई नहीं पड़ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, गारंटी संभवतः आएगी, अभी 1 साल है, बहुत ज्यादा पहले देने से कोई फायदा नहीं है, वो जानते हैं अच्छी तरीके से, और वो मौखिक तौर पर भी कह देंगे तब भी चलेगा। आपने देखा नहीं दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली वालों को नहीं पता है क्या कि 450 का सिलेंडर नहीं दिया जा रहा? अगर वहां राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में जो फ्री सिलेंडर दिया जा रहा था एक दिवाली पे और एक होली पे, वो नहीं दिया जा रहा, तो दिल्ली में कैसे दिया जाएगा? तो उनका कहना काफी है। अब उसके पीछे और क्या है वो आप सब समझते हैं कि क्या है मामला। बेसिक ये है कि मुझे लगता है कि अभी गलती प्रदेश की है, प्रदेशवासियों की है। आपको उस व्यक्ति से, धार्मिक जो व्यक्ति है, उससे आप आर्थिक पेचीदगी की, साइंस की, गणित की बात कैसे कर सकते हैं? और अगर आप साइंस की बात करते हैं, किसी वैज्ञानिक से जाके आध्यात्म की बात करेंगे, तो दोनों चीजें बर्बाद होनी हैं। और ये आज का नहीं है। हमारा जो सनातन की ये बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन सनातन से इनका दूर तक वास्ता नहीं है। अगर सनातन के इनके हिसाब से भी लिया जाए और जो वर्ण व्यवस्था भी हम लें, तो उसमें घोषित तौर पर उन्होंने कहा यह है कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ बर्थ है, काम का विभाजन था वो, जिस तरह का कहा जाता है। तो काम का विभाजन का मतलब जो आदमी जिस काम को करता रहेगा उसका स्पेशलिस्ट हो जाएगा। अब आप एक योगी से कहते हैं कि वो राजनीति करेगा या इकोनॉमी को सुधारेगा, तो ये दोनों चीज कैसे हो सकती है? इधर तो आध्यात्मिक खत्म हो रहा है और इधर प्रदेश बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो प्रदेश की जनता ने गलती की है। मुझे लगता है जितनी जल्दी उस गलती को सुधार लेंगे उतना अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तिवारी जी, क्या आपको लग रहा है कि लोगों को इस बात का रियलाइजेशन आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर कि जब सनातन के नाम पर ये बंटाधार करने वाला यूपी के बजट जब वो ले आए हैं, जिसमें बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है, एमएसपी की कानूनी गारंटी या कर्ज से मुक्ति या किसानों को पेंशन या फसल बीमा का भुगतान, इसके लिए कुछ नहीं है, जो अभी बताया था रवि जी ने कि 17,000 न्यूनतम पहले से ही लागू है, लेकिन वो उसको भी लागू कराने के लिए जो कुछ प्रावधान या व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो जब किसी के लिए कुछ नहीं है, तो फिर योगी जी कितना भी ढोल पीटे, उससे निकलेगा क्या चुनावी दृष्टि से? आपकी टिप्पणी। हमारे यहाँ एक कहावत है, अब किस्सा है। हमारा होता संघ, उसके ऊपर होता है महासंघ, उसके ऊपर होता है डपोर संघ। तो ये हमारे जोगी जी डपोर संघ हैं और इनका डपोर संघ ही बजट है। जिस देश ने, जानते हैं हम लोग कि गोरखपुर पीठ की स्थापना क्यों हुई थी, और वहां क्या है, वो दरअसल जोगी है, वहां जोगियों का वास हुआ करता था, और उस पीठ की स्थापना हुई थी सनातन धर्म के विध्वंस के लिए, उसके सर्वनाश के लिए हुई थी। और वो आदमी आज की तारीख में सनातन धर्म का सबसे ज्यादा प्रवर्तक बन गया है। और वह जो जोगी हुआ करता था, वह जोगी अपने आप को आज योगी कहवा रहा है। योगी मतलब योग का कुछ तो उनके ऊपर होना चाहिए। वो योग की कौन सी विधा जानते हैं?
वो मयोग के बारे में कितना जानते हैं। तो जो डपोर संखी अपने आप जी, आपका समय समाप्त हो रहा है तिवारी जी। तो आपने डपोर संखी बजट आपने से बता दिया। मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन टिप्पणी है